जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा पूरा आखिरी पेपर है ये, जो 2021 में निरस्त पेपर हुआ था, उसी को देखेंगे आज ईवीएस का। इसका हिंदी और वो करवा दिए थे कंप्लीट हमने, और हम लोग का बच्चा है ईवीएस कंप्लीट करवा देंगे आज। ठीक, तो उम्मीद होगी आप लोग की तैयारी से चल रहे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग अच्छे से रिविजन करें और सभी का अच्छा खासा नंबर आएगा। चलिए, इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, हम लोग मेन मुद्दे पर आएंगे और क्वेश्चन को जल्दी से एक्सप्लेन करके निपटाने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का दिया है पर्यावरण, यानी देखिए पहला क्वेश्चन दिया है यानी 121, ग्रेट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब चलिए, ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्लेन को अच्छे से देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित पूर्वी तट पर स्थित ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एवं सबसे प्रमुख पर्वतमाला है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एक यानी कि पूर्वी तट पर है, पूर्वी पश्चिम पूछ सकता है तो पूर्वी तट पर है। चलिए, और यहाँ दिया है इस पर्वत श्रेणी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोरेसियुस्को है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कैसा है? तो छोटा है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है। और कहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में है स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिण और 39 डिग्री दक्षिण एवं देशांतरीय विस्तार है 113 डिग्री पूर्व से 153 डिग्री पूर्व तक है। यह करे कि तथा मकर वृत्त इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मकर वृत्त किस महाद्वीप से गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो आपसे भी पूछ सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पे है? तो आपको याद होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उम्मीद होगी एक चीज आपको समझ में होगा। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनेंगे आपको कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 122 करा है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, राइट होगा, स्टापीज। अब देखिए, इस घास के मैदान दिया है, इसको अच्छे तरीके से शीतोष्ण से पूछा है, हम लोग सबको अच्छे तरीके देखते चलेंगे। कह रहे कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टापीज कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का विस्तार दोनों गोलार्धों यानी गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस प्रकार की घास भूमि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप प्लस एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपसे भी पूछ सकता है ये घास कहाँ पाई जाती है? तो एक ऐसी घास की भूमि जो अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो उम्मीद होगी आपको समझ में आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ अमेरिका? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? ऑप्शन हो जाएगा सी, माउंट एकांगुआ। अब देखिए यहां समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ जो है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 वर्ग किलोमीटर यानी ऊंचा है। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला नवीन मुड़दार पर्वत है। अब यहाँ से भी पूछ सकता है कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी यानी कि कितना है? 7200 किलोमीटर पर्वतमाला है। एवं इसकी अधिकतम चौड़ाई 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं मकर रेखा के बीच में है। कह रहे इसी पर्वतमाला में स्थित एकांगुआ जो है, इसकी एकांगुआ जो पर्वत भी पूछा माउंट, इसका की ऊंचाई कितना है?
6,960 मीटर ऊंचा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो दक्षिणी भाग में स्थित है, जबकि एंडीज एंडीज के उत्तरी पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल, जिसमें नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। तो इतने इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होंगे। चलिए, तो उम्मीद होगी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 करें। 124 करें क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपके ए राइट होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते चलेंगे। यूग्लिना, देखिए यहाँ पे दिया अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है, जिसे जंतुओं और पौधों के मध्य संयोजक कड़ी कहते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि संयोजक कड़ी यानी कि जंतुओं और पौधों के बीच जो संयोजक का कड़ी होता है वो कौन है? तो आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक, चलिए करें, यह जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में स्वयं पोषी और अनुपस्थित में विषम पोषी होता है। यही कारण है कि इसका अध्ययन हम जंतु और पौधों दोनों में करते हैं। ठीक, उम्मीद होगी आपको ये चीज समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 करा है कि 125 करें, देखिए स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश इज, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। अब उत्तर प्रदेश का अगर प्रदेश के बारे में पूछे तो राजकीय पक्षी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय किया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पूछा है तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे। देखिए राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछेगा तो मोर होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछे तो राजकीय पक्षी है, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा, सारस क्रेन। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग इसको अच्छे तरीके से। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है, जबकि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन दूर कर देगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और उत्तर प्रदेश का जो है वो आपका सारस क्रेन है। मोर करें कि मोर के बढ़ते शिकार के कारण भारत सरकार ने वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि गौरैया दिवस कब मनाया? विश्व गौरैया दिवस तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, यह विलुप्त होते गौरैया पक्षी के संरक्षण से जुड़ा है। उम्मीद होगी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 126 करा है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स मेंटेन द लेवल ऑफ द कैल्शियम इन ब्लड। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए पैराथार्मोन। अब देखिए बायोलॉजी से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है। अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब एक्सप्लेन को देखेंगे। पैराथार्मोन हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथार्मोन के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का श्रावण किया जाता है। इसी हार्मोन की सहायता से रक्त में कैल्शियम के साथ साथ फास्फेट को भी नियंत्रित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी डाप्सन इकाई, यानी कि ओजोन परत की इसको मोटाई को मापा जाता है डाप्सन में। ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में है, जो 15 से 35 किलोमीटर की रेंज में पाया जाता है, ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई 50 किलोमीटर से आपसे पूछ सकता है, ठीक, किलोमीटर तक बताई जाती है, परंतु ओजोन परत के रूप में 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करते हैं, इसलिए इसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कीजिए कहते हैं ओजोन परत को। ठीक, यहाँ से कंसेप्ट आपको समझना हो। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त
एक अणु है जिसका रंग नीला होता है। आपसे भी पूछ सकता है कि कितने जैसे ओजोन 3 परमाणुओं के संयुक्त से बना है, युक्त से, जिसका रंग कैसा है, तो नीला। ठीक, उम्मीद होगी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो ये देखिए नाइट्रोजन किस मतलब पाया जाता है, गेहूं की, दलहन की, धान की, उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं हम लोग कौन इसमें सही हो सकता है। ऑप्शन 128 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी कि ए सी आपका राइट होगा। देखिए समझते चलेंगे हम लोग, दलहन की खेती, सी राइट होगा। इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु फलियों की जड़ों में विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें रूट नोड्यूल कहते हैं। फलीदार पौधे जैसे फैबेसी परिवार के हैं। इन पौधों का राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के साथ एक सहजीवी जुड़ाव होता है, जो उनकी जड़ों में रहता है। जड़ न्यूडूल बनाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में बदलता है और पौधे बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं तथा यह दलहनी फसलों में उपयुक्त है। तो मतलब दलहनी वाले जो दाल वाले पौधे उसमें एक नाइट्रेट स्थित होता है। तो यानी कि उसमें ऑप्शन में क्या दिया था, यानी कि दलहनी पौधे, बाकी इधर नहीं। ऑप्शन आपकी सी राइट होंगे। चलिए 129 क्वेश्चन हम देखेंगे। 129 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है। खाने योग्य कौन सा कवक है, ऑप्शन हो जाएगा आपके ए राइट होगा। इगोरिकस क्या है, इसको समझते चलेंगे थोड़ा। इगोरिकस मशरूम की एक प्रजाति है जिसे खाद्य और जहरीली दोनों प्रजातियां शामिल हैं। संभवतः दुनिया भर में 300 से अधिक सदस्य हैं। खाद्य मशरूम की प्रमुख और आम किस्में एगेरिकस बिस्फोरस और एगेरिकस कैम्पेट्रियस शामिल हैं। ये खाने वाले, बाकी इसमें कई प्रकार के प्रजाति पाई जाती है। उम्मीद होगी आपको एक चीज समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि मैग्रो पौधे पाए जाते हैं। मैग्रो प्लांट्स आर फाउंड इन, कहाँ पे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सुंदरबन में। अब इसको समझते चलेंगे। मैग्रो पौधे सुंदरबन में पाए जाते हैं। मैग्रो ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या आर्द्र खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिसके तल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। भारत में मैग्रो वन अंडमान व निकोबार देश समूह में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित होते हैं। आपसे भी पूछ सकता है कि मैग्रो वन कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार, भारत के अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक पाया जाता है। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी और कृष्ण नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। तो एक नदी, अगर नदी किनारे के पूछे तो गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा भागों में पाए जाते हैं। ये चीज देखिए अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, आपसे बनने के चांस हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 131 कराए, आवृत बीजी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा संरचण त्रिगुणित है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, भ्रूण पोषण। अब इसको देखेंगे, थोड़ा समझते चलेंगे। देखिए यहाँ बता रहा है कि आवृत बीजी पौधे में त्रिगुणित भ्रूण पोषण की संरचना होती है। ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं उन्हें आवृत बीज पौधे कहते हैं। जैसे आम हो गया, आम भ्रूण पोषण का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूण पोषण पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेब आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है।
आवृत्ति बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है। अरे इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए ये आपका बायोलॉजी जो बायोलॉजी का चैप्टर है ये अच्छे तरीके से पूछ सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कुल में बीजांड्यास पाया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपके ए ब्रेसिस्ट केसी। देखिए ये थोड़ा सा बायोलॉजी का टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। 133 को देखते हैं हम लोग। 133 कह रहा है कि अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी आपके एथिल एल्कोहल। समझते चलेंगे थोड़ा सा। देखिए समझ जाता नहीं, हम लोग ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्पीड करेंगे। 34 कह रहा है, 134 क्वेश्चन कह रहा है कि 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाएगा आपको बी राइट होगा डी के कार्वे। यानी कि 1916 ईस्वी में मुंबई भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना थी डी के कार्वे। ठीक, इसको समझते चलेंगे, थोड़ा हिस्ट्री पार्ट है, इसको समझते चलेंगे। देखिए यहाँ से पॉइंट और भी बन सकते हैं। कह रहे 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डीके कर्वे ने की थी। भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? तो 1819 में। और किसने किया था? ईसाई मिशनरियों ने, और कोलकाता में हुआ था। ये चीज ध्यान रखिएगा। करें प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में हुई और ए आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आर.जी. भंडारकर तथा एम.जी. रनाडे ने 1870 ईस्वी में इसके सदस्य बने। इनका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रार्थना समाज की अगर पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा और अच्छे से समझते चलेंगे। देखिए इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में एम.जी. रनाडे ने की थी। ये इस क्वेश्चन यहाँ से भी बनने की चांस है, आपको पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में। किसने किया था? एम.जी. रनाडे के द्वारा। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने की थी। ये भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकता है। ठीक, एक मूल ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित से अलग होकर सेन ने कई संस्था स्थापित की। तो चलिए उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगी। ये देखिए इसमें हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट भी आप पढ़ेंगे तो इससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन 135 का है कि पूरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट होगा भगवान जगन्नाथ से। इसको समझते चलेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से। इंपोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। उड़ीसा का जगन्नाथ पूरी धाम भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ खींचना उनके भक्तों का सौभाग्य होता है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता देवी जगन्नाथ की ये जी ही माने जाते हैं। तो ये आपसे पॉइंट हो सकता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आपसे भी पूछ सकता है कि ये जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर
136 136 कह रहा है कि 136 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी नदी। इसको थोड़ा समझते चलेंगे। नासिक में कुंभ मेला का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर होता है। कुंभ मेला भारतवर्ष में 4 स्थानों पर लगता है। प्रयाग, गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम तट पर तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन शिप्रा यानी क्षिप्रा नदी के तट पर होता है, जबकि हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला आयोजन होता है। आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि संध्या क्या था। संध्या क्या था? व्हाट इज द संध्या? ऑप्शन हो जाएगा आपके बी राइट हो जाएगा न्यूज़पेपर एंड अखबार। संध्या एक अखबार था जो बांग्ला भाषा में प्रतिदिन या दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होता था। यह अखबार बंगाल विभाजन के दौरान 1906 ईस्वी में ब्रह्मा बांधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि इसको यानी कि अखबार को, संध्या अखबार को किसने निकाला था? तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय द्वारा 1906 में निकाला गया था। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। और भी इंपोर्टेंट पॉइंट इसको समझते चलेंगे। भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की को दिया जाता है। तो ये आपसे एक पॉइंट है, पूछ सकता है। 1780 में बंगाल बजट का प्रकाशन किया था। तो आपसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी, यानी उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए क्वेश्चन छूट गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके ये राइट होगा 100 यानी 100 सदस्य। इसको थोड़ा समझते चलेंगे, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, अच्छे से समझते चलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 है। कह रहे कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में दिया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में 99, कर्नाटक में 75, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40 में विधान परिषदों का विद्यमान है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। यानी 6 राज्यों में विधान परिषद की सिस्टम चलता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखिए, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? तो ऑप्शन आपको हो जाएगा बी राइट होगा 26 जनवरी सन 2002। ठीक, देखिए थोड़ा सा इसको समझते चलेंगे। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावित हुई यानी देखिए इसको एक्सप्लेन को समझेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ दिया है भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी सन 2002 में प्रभावित हुई। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता ने भेंट किया। भारतीय ध्वज संहिता सन 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। और प्रसिद्ध झंडा गीत यानी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्याम लाल प्रसाद गुप्त ने की थी। क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि जो झंडा गीत है प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचनाकार कौन है? तो लाल प्रसाद गुप्त जी है। तो आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने के चांस। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 140 को देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा बना है। जनगण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? यानी जनगण मन को हिंदी संस्करण में संविधान में उसको राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? देखते चलेंगे। ऑप्शन आपका हो जाएगा ये राइट होगा 24 जनवरी 1950। अब इसको समझते चलेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन को बढ़िया से देखते चलेंगे। देखिए यहाँ दिया है राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर और ठाकुर दोनों दिया होता है, आपसे कंफ्यूजन नहीं होना है। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान में 24 जनवरी 1950
को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। आप ध्यान रखिएगा 52 सेकंड में गाया जाता है। संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड, अगर शॉर्ट में अगर गाना है तो 20 सेकंड है। आपसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक गया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन पंडित विशन नारायण दत्त में किया गया था। इसको पहली बार मतलब गाया गया था। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष यानी 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष कर नाम है। तो ऑप्शन आपके बी राइट हो जाएगा, ओम बिरला। चलिए समझते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग चलेंगे। अब देखिए थोड़ा समझते चलेंगे इसको। देखिए 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद में निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। क्वेश्चन बहुत है, समय ज़्यादा नहीं है। भारत में अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन हो जाएगा सी आपका राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो उम्मीद होगी कि आपको समझ ये आप देख लीजिएगा, इसमें एक्सप्लेन लिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 143 में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? इसको देखेंगे कौन ऑप्शन सही होगा इसका। ऑप्शन सी राइट होगा, भारत का महान्यायवादी। चलिए उम्मीद होगी कि आपको समझ एक्सप्लेन इसको देख लीजिए आप। क्वेश्चन में 144 कर रहा है, 144 कर रहा है। देखिए 144 में देखिए उत्तर प्रदेश गंगा नदी उत्तर प्रदेश में एंट्री मारती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके डी बिजनौर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ऑप्शन डी राइट होगा, बिजनौर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 कह रहे हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा गंडक जो है यमुना नदी की सहायक नदी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्लेन आप लिख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे हम लोग 146 कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक आपको समझ चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे हम लोग। 147 देखना है क्वेश्चन नंबर 147 कहना है कि वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आप हो जाएगा किम्बरले, यानी किम्बरले ये पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उम्मीद होगी आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 148 कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा मिर्जापुर, जो है बुंदेलखंड पठार का एक भाग नहीं है और बाकी ये सब है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 देखेंगे हम लोग। 149 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में? आपका सी हो जाएगा राइट, आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 का राइट। मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका राइट हो जाएगा कावेरी नदी पर। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आएगा। ये था इसके पॉइंट टू पॉइंट। ये था आपका जो निरस्त पेपर हुआ था 2021 में, वो पेपर है जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। हो सकता है कि पेपर रिपीट भी हो सके, क्योंकि जब निरस्त होने के बाद जब दोबारा पेपर हुआ था तो नया हम लोग टॉपिक पढ़े, जो नया टॉपिक पढ़े उसके बाद पता चला कि 2017 के पूरा पेपर उठाकर उसी में दे दिया था। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रीवियस पेपर बहुत जरूरी है। हो सकता है कि यही वाला पेपर उठा के आपको दे दे, तो फिर अगर जो आप रिपीट अच्छा किए रहेंगे तो आपका नंबर अच्छा है। तो
उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। ये था आप लोगों का ईवीएस का पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। जो बचा होगा हम उसको करवा देंगे और हम लोग क्या करेंगे इसके बाद हम लोग सीटेट का भी लाएंगे, अच्छे तरीके से प्रीवियस एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो पर्यावरण था 2021 वाले जो निरस्त पेपर हुआ था। तो उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना और अपने नोट्स को बार बार रिविजन करते रहें क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।